आज हम एक ऐसी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मानव चेतना की सबसे गहरी परतों को समझने की कोशिश करती है। ये केवल एक किताब का सार नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अनुभव, ज्ञान और आत्मबोध की एक लंबी यात्रा है। इस महान कृति का नाम है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और इसके लेखक हैं महान जर्मन दार्शनिक G.W.F. हीगल। ये पुस्तक दर्शन की दुनिया में अत्यंत जटिल और गहरी मानी जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। ये समझना कि मनुष्य की चेतना कैसे विकसित होती है और कैसे वो अज्ञान से ज्ञान की ओर और फिर आत्मबोध की ओर बढ़ती है। हीगल कहते हैं कि सत्य कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है। मनुष्य की चेतना भी इसी प्रकार एक यात्रा है जो अनुभवों के माध्यम से बदलती रहती है। इस पुस्तक में हीगल चेतना के विभिन्न चरणों का वर्णन करते हैं और ये दिखाते हैं कि मनुष्य कैसे धीरे धीरे अपने आप को और दुनिया को समझता है। ये यात्रा सरल नहीं है, क्योंकि इसमें भ्रम, विरोधाभास और संघर्ष शामिल होते हैं, लेकिन यही संघर्ष चेतना को आगे बढ़ाता है। हीगल के अनुसार ज्ञान का विकास विरोधाभास के माध्यम से होता है। जब हमारी कोई धारणा वास्तविकता से टकराती है, तब एक नया विचार जन्म लेता है और यही प्रक्रिया हमें आगे बढ़ाती है। इस प्रकार चेतना एक निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया है और इसी विचार के साथ हमारी ये यात्रा शुरू होती है, जहां हम चेतना के पहले चरण को समझने की कोशिश करेंगे। पहला खंड। हीगल अपनी चर्चा की शुरुआत चेतना के सबसे प्रारंभिक रूप से करते हैं, जिसे वे संवेदी निश्चितता कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां मनुष्य दुनिया को सीधे अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है। हमें लगता है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वही सबसे सच्चा ज्ञान है। लेकिन हेगल कहते हैं कि ये ज्ञान उतना सरल और निश्चित नहीं है जितना हमें लगता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे पूरी तरह समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमारा अनुभव बहुत सीमित होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं ये वस्तु यहाँ है, तो हम केवल उस क्षण के अनुभव को व्यक्त कर रहे होते हैं, लेकिन वही वस्तु समय के साथ बदल सकती है। इस प्रकार संवेदी अनुभव स्थायी नहीं होता। हेगल ये दिखाना चाहते हैं कि केवल इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यही कारण है कि चेतना को आगे बढ़ना पड़ता है। अब चेतना केवल इंद्रियों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वो वस्तुओं को समझने की कोशिश करती है। यही अगला चरण है जिसे हेगल धारणा कहते हैं। इस अवस्था में मनुष्य वस्तुओं को केवल देखता नहीं, बल्कि उनके गुणों को समझने की कोशिश करता है। हम ये पहचानने लगते हैं कि वस्तु केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं है, बल्कि उसके कुछ स्थायी गुण भी हैं। लेकिन यहाँ भी एक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु के गुणों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। एक ही वस्तु अलग अलग दृष्टिकोण से अलग दिखाई दे सकती है, और यही विरोधाभास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता क्या है। हेगल कहते हैं कि यही वो बिंदु है जहां चेतना और गहराई में प्रवेश करती है। अब वो केवल बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने अनुभव को भी समझने की कोशिश करती है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से चेतना धीरे धीरे अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां वो ये समझने लगती है कि ज्ञान केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर भी मौजूद है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि चेतना किस प्रकार आत्मचेतना में बदलती है और कैसे ये परिवर्तन मानव अनुभव की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। अब जब G.W.F. हेगल चेतना के प्रारंभिक रूपों की चर्चा कर चुके हैं, तब वे हमें उस महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाते हैं जहां चेतना केवल बाहरी वस्तुओं को समझने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे स्वयं को समझने की ओर बढ़ती है। और यही वह चरण है जिसे वे आत्मचेतना कहते हैं। आत्मचेतना वह अवस्था है जहां मनुष्य केवल ये नहीं जानता कि वह दुनिया को देख रहा है, बल्कि वह ये भी जानता है कि वह स्वयं एक जानने वाला प्राणी है। अब चेतना का केंद्र बाहर की वस्तुएं नहीं, बल्कि स्वयं का अनुभव बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब मनुष्य ये समझने लगता है कि ज्ञान केवल बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि वह उसके अपने भीतर भी उत्पन्न होता है। लेकिन इस आत्मचेतना के साथ एक नई समस्या भी उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने आप को पहचानता है, तब उसे ये भी महसूस होता है कि वह दूसरों से अलग है। उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ में आता है कि उसकी ये पहचान दूसरों के साथ संबंधों के माध्यम से ही पूर्ण होती है।
हेगल कहते हैं कि आत्मचेतना को पूर्ण होने के लिए मान्यता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति केवल अपने आप को जानकर संतुष्ट नहीं हो सकता, उसे ये भी चाहिए कि अन्य लोग उसे एक स्वतंत्र और सचेत प्राणी के रूप में स्वीकार करें। यही कारण है कि आत्मचेतना का विकास संघर्ष के माध्यम से होता है। हेगल इस विचार को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं जिसे स्वामी और दास का द्वंद्व कहा जाता है। इस उदाहरण में दो आत्मचेतनाएं एक दूसरे के सामने आती हैं और दोनों अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करना चाहती हैं। दोनों चाहते हैं कि दूसरा उन्हें स्वीकार करे, लेकिन कोई भी झुकना नहीं चाहता। इस प्रकार एक संघर्ष उत्पन्न होता है। इस संघर्ष में एक व्यक्ति स्वामी बन जाता है और दूसरा दास। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि स्वामी विजेता है, क्योंकि उसने अपनी स्वतंत्रता को स्थापित कर लिया है। लेकिन हेगल कहते हैं कि वास्तविकता इससे अधिक जटिल है, क्योंकि स्वामी की पहचान दास पर निर्भर हो जाती है। उसे अपनी श्रेष्ठता के लिए दास की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर दास, जो पहले कमजोर प्रतीत होता है, वो अपने श्रम और अनुभव के माध्यम से वास्तविकता को गहराई से समझने लगता है। दास प्रकृति के साथ काम करता है और इसी प्रक्रिया में वो अपने भीतर एक नई समझ विकसित करता है। धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगता है कि उसकी पहचान केवल स्वामी के द्वारा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार दास का अनुभव उसे एक गहरे आत्मबोध की ओर ले जाता है। हेगल का ये उदाहरण ये दिखाता है कि आत्मचेतना केवल स्वतंत्रता की घोषणा से नहीं, बल्कि अनुभव और संघर्ष के माध्यम से विकसित होती है। यही कारण है कि चेतना का विकास हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। ये विरोधाभासों और संघर्षों से होकर गुजरता है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से चेतना धीरे धीरे अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां वो केवल स्वयं को नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और अपने विचारों को भी समझने लगती है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि आत्मचेतना किस प्रकार तर्क और बुद्धि के माध्यम से और अधिक विकसित होती है, और कैसे ये विकास मानव ज्ञान की दिशा को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। अब जब GWF हेगल आत्मचेतना के संघर्ष और उसके विकास को स्पष्ट कर चुके हैं, तब वे हमें चेतना के अगले चरण की ओर ले जाते हैं, जहां मनुष्य केवल स्वयं को नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के लिए तर्क और बुद्धि का सहारा लेने लगता है। और यही वह अवस्था है जिसे हेगल बुद्धि या कारण कहते हैं। इस चरण में चेतना ये समझने लगती है कि वो केवल एक अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो उस दुनिया का भी हिस्सा है जिसे वो जानने की कोशिश कर रही है। अब मनुष्य ये महसूस करता है कि उसकी चेतना और बाहरी दुनिया के बीच एक संबंध है। वो केवल वस्तुओं को देखने वाला नहीं है, बल्कि वो उस प्रक्रिया का हिस्सा भी है जिसके माध्यम से दुनिया को समझा जाता है। हेगल कहते हैं कि इस अवस्था में मनुष्य दुनिया को तर्क के माध्यम से समझने की कोशिश करता है। वो नियम खोजता है, वो कारण और परिणाम के संबंध को समझने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यदि वो दुनिया के नियमों को समझ ले तो वो वास्तविकता को पूरी तरह जान सकता है। लेकिन यहां भी एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि जब मनुष्य दुनिया को पूरी तरह तर्क के माध्यम से समझने की कोशिश करता है, तब उसे ये महसूस होने लगता है कि वास्तविकता केवल नियमों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं है। वास्तविकता में अनुभव, भावना और इतिहास भी शामिल होते हैं। इस प्रकार केवल तर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता। हेगल ये दिखाना चाहते हैं कि बुद्धि का ये चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अंतिम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी चेतना को एक सीमा का सामना करना पड़ता है। अब चेतना ये समझने लगती है कि उसे अपने अनुभवों को भी शामिल करना होगा। उसे ये स्वीकार करना होगा कि ज्ञान केवल तर्क का परिणाम नहीं है, बल्कि ये जीवन के अनुभवों से भी जुड़ा हुआ है। इसी कारण चेतना धीरे धीरे उस अवस्था की ओर बढ़ती है जहां वो अपने अनुभवों और अपने विचारों को एक साथ समझने की कोशिश करती है। यहां से चेतना का विकास और अधिक जटिल हो जाता है। अब ये केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को भी शामिल करती है। मनुष्य ये समझने लगता है कि उसका ज्ञान केवल उसका व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, बल्कि ये उस समाज और इतिहास का भी परिणाम है जिसमें वो रहता है। हेगल कहते हैं कि यही वो बिंदु है जहां चेतना एक नई दिशा में आगे बढ़ती है। अब वो केवल स्वयं को या दुनिया को अलग अलग समझने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वो दोनों के बीच के संबंध को समझने लगती है। और यही संबंध आगे चलकर उसे एक और गहरे स्तर की समझ तक ले जाता है, जहां वो ये पहचानने लगती है कि ज्ञान और वास्तविकता के बीच का संबंध एक निरंतर प्रक्रिया है।
और इसी प्रक्रिया के माध्यम से चेतना अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां वो नैतिकता, समाज और आत्मबोध के गहरे प्रश्नों का सामना करती है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि चेतना किस प्रकार सामाजिक जीवन और नैतिक मूल्यों के माध्यम से विकसित होती है और कैसे ये विकास मानव अनुभव को एक नई गहराई प्रदान करता है। अब जब G.W. हेगल चेतना के तर्क और बुद्धि के चरण को स्पष्ट कर चुके हैं, तब वे हमें उस और भी गहरे स्तर की ओर ले जाते हैं, जहां चेतना केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो समाज और नैतिक जीवन के साथ जुड़ जाती है। और यही वो अवस्था है जहां चेतना स्वयं को एक व्यापक सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में समझने लगती है। हेगल कहते हैं कि मनुष्य अकेले नहीं जीता, बल्कि वो हमेशा एक समाज का हिस्सा होता है, और उसी समाज के माध्यम से उसकी पहचान और उसका ज्ञान विकसित होता है। इस चरण में चेतना ये समझने लगती है कि उसकी स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संबंधों के माध्यम से ही संभव होती है। यही कारण है कि नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था इस चरण में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य अब केवल ये नहीं सोचता कि वो क्या चाहता है, बल्कि वो ये भी सोचता है कि समाज के नियम क्या हैं और उन नियमों के भीतर उसका स्थान क्या है। हेगल इस अवस्था को नैतिक जीवन कहते हैं, जहां व्यक्ति और समाज के बीच एक संतुलन स्थापित होता है। लेकिन यहां भी एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति की इच्छाएं और समाज के नियम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे सामाजिक नियमों का पालन भी करना होता है। यही संघर्ष चेतना को और गहराई में ले जाता है। हेगेल इस संघर्ष को समझाने के लिए प्राचीन ग्रीक त्रासदी का उदाहरण देते हैं, जहां व्यक्ति और समाज के बीच टकराव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन कहानियों में पात्र अक्सर अपने व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं, और यही संघर्ष उनके जीवन को त्रासदी में बदल देता है। हेगेल कहते हैं कि यह संघर्ष केवल साहित्यिक नहीं है, बल्कि ये वास्तविक जीवन का भी हिस्सा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में इस द्वंद्व का सामना करता है, लेकिन यही द्वंद्व चेतना को आगे बढ़ाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से मनुष्य ये समझने लगता है कि उसकी स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे चेतना इस संघर्ष को समझने लगती है और वो एक नए स्तर की समझ तक पहुंचती है। अब वो केवल नियमों का पालन नहीं करती, बल्कि वो ये समझने लगती है कि ये नियम क्यों हैं और इनका उद्देश्य क्या है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से चेतना अपने अगले चरण की ओर बढ़ती है, जहां वो नैतिकता को केवल बाहरी नियमों के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सिद्धांत के रूप में समझने लगती है। और यही वो बिंदु है जहां से चेतना एक और गहरे आत्मबोध की ओर बढ़ती है, जहां वो ये समझने लगती है कि उसका अस्तित्व केवल व्यक्तिगत या सामाजिक नहीं है, बल्कि वो एक व्यापक ऐतिहासिक और दार्शनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि चेतना किस प्रकार इस समझ के माध्यम से अपने अंतिम और सबसे गहरे रूप की ओर बढ़ती है, जहां वो स्वयं को पूर्ण रूप से पहचानने लगती है। अब जब G.W.F. हेगल चेतना के सामाजिक और नैतिक चरण को स्पष्ट कर चुके हैं, तब वे हमें उस और भी गहरे स्तर की ओर ले जाते हैं, जहां चेतना केवल नियमों और समाज की संरचनाओं को समझने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो अपने भीतर के सत्य और अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को पहचानने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां चेतना आत्मा या स्पिरिट के रूप में विकसित होती है। हेगल के अनुसार ये वो चरण है जहां मनुष्य ये समझने लगता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो एक व्यापक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अब चेतना ये पहचानती है कि उसका ज्ञान केवल उसका अपना नहीं है, बल्कि ये उस समाज, उस इतिहास और उस संस्कृति से जुड़ा हुआ है जिसमें वो जी रहा है। इस अवस्था में मनुष्य अपने आप को एक बड़े संपूर्ण का हिस्सा समझने लगता है। लेकिन यहाँ भी चेतना को एक गहरे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब उसे ये महसूस होता है कि बाहरी दुनिया और उसके भीतर के सत्य के बीच अभी भी एक दूरी है। मनुष्य ये समझने लगता है कि केवल सामाजिक नियमों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अपने भीतर की सच्चाई को भी पहचानना होगा। हेगल इस अवस्था को आत्मा की यात्रा कहते हैं, जहां मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर और बाहर के बीच के अंतर को समाप्त करने की कोशिश करता है। ये यात्रा आसान नहीं होती।
क्योंकि इसमें कई प्रकार के भ्रम और विरोधाभास सामने आते हैं। कभी मनुष्य अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करता है और कभी उसे ये लगता है कि वो बाहरी परिस्थितियों से बंधा हुआ है। कभी वो अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और कभी वो सामाजिक नियमों के दबाव में उसे भूल जाता है। लेकिन यही संघर्ष चेतना को आगे बढ़ाता है। हेगल कहते हैं कि इस प्रक्रिया में चेतना धीरे धीरे ये समझने लगती है कि सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है जो अनुभव और इतिहास के माध्यम से विकसित होती है। अब मनुष्य ये समझने लगता है कि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक यात्रा का हिस्सा है, और यही समझ उसे एक नई दृष्टि देती है। अब वो अपने जीवन को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखने लगता है। इस प्रकार चेतना का विकास उसे उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां वो स्वयं को और दुनिया को एक ही प्रक्रिया के रूप में समझने लगती है। यही वो बिंदु है जहां चेतना अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, जहां वो अपने भीतर और बाहर के अंतर को समाप्त कर देती है और एक पूर्ण आत्मबोध तक पहुंचती है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि चेतना इस अंतिम अवस्था में कैसे पहुंचती है और कैसे ये यात्रा मनुष्य को पूर्ण ज्ञान और आत्मबोध तक ले जाती है। अब इस विचार यात्रा के अंतिम चरण में हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां GWF हेगल अपनी महान कृति फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के माध्यम से चेतना की पूरी यात्रा का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अब तक हमने देखा कि चेतना कैसे संवेदी अनुभव से शुरू होकर आत्मचेतना, तर्क, नैतिकता और आत्मा के विभिन्न चरणों से गुजरती हुई यहां तक पहुंची है। अब चेतना उस अवस्था में प्रवेश करती है जिसे हेगल पूर्ण ज्ञान या एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां चेतना अपने भीतर और बाहर के बीच के अंतर को समाप्त कर देती है। अब मनुष्य ये समझने लगता है कि वो और दुनिया अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। यहां ज्ञान और वास्तविकता के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब चेतना ये पहचान लेती है कि जो कुछ वो जानती है वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके माध्यम से वास्तविकता स्वयं को प्रकट करती है। हेगल कहते हैं कि ये अंतिम अवस्था कोई स्थिर अंत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी समझ है जहां मनुष्य ये पहचानता है कि सत्य एक निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। अब वो ये समझता है कि उसके अनुभव, उसके विचार और उसका इतिहास सभी एक ही समग्र प्रक्रिया के अंग हैं। इस प्रकार चेतना अपने पूरे विकास को एक एकीकृत रूप में देख पाती है। यहां पहुंचकर मनुष्य अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। अब उसे अपने संघर्ष, अपने भ्रम और अपने विरोधाभास सभी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि यही सब अनुभव उसे इस बिंदु तक लाने के लिए आवश्यक थे। हेगल के अनुसार यही दर्शन का उद्देश्य है, मनुष्य को ये समझाना कि उसका जीवन एक गहरी प्रक्रिया का हिस्सा है और वो इस प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को और दुनिया को समझ सकता है। इस प्रकार फेनोमेनोलॉजी और स्पिरिट हमें ये सिखाती है कि ज्ञान कोई तैयार वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो अनुभव और संघर्ष के माध्यम से विकसित होती है। और शायद यही इस पूरी पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य का विकास उसके प्रश्नों, उसके संघर्षों और उसकी खोज में छिपा हुआ है। और जब वो इस प्रक्रिया को समझ लेता है, तब वो अपने जीवन को एक गहरी शांति और समझ के साथ देख सकता है। अगर आपको ये गहरी और विचारोत्तेजक दार्शनिक यात्रा पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से इस महान पुस्तक को एक नए दृष्टिकोण से समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़ें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महान किताबों और विचारों की यात्राएं लेकर आते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम किताबों, दर्शन और जीवन के गहरे विचारों की अद्भुत यात्राएं आपके लिए लेकर आते हैं।